Jai Hind and a very good morning to all of you, my dearest students. Students, today I learn about formula of refraction of a spherical concave surface. Means गोलीय अपवर्तन पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए किस तरीके से ये क्लास 12th का टॉपिक है और मेरे हिसाब से सेकंड चैप्टर के आसपास का है। रिफ्रैक्शन का अपवर्तन और लेंस से रिलेटिव है। तो ये डेरिवेशन है, इसको हम प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से गोलीय जो अवतल पृष्ठ होता है उसके लिए अपवर्तन का सूत्र क्या आता है, रिफ्रैक्शन का क्या फार्मूला निकल के आएगा स्फेरिकल सरफेस के लिए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो देखिए हम ट्राई करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे बेटा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक जो है ये अवतल सरफेस है, अवतल पृष्ठ है कोई, कुछ इस तरीके से। ठीक, देखिए बहुत केयरफुली समझिएगा, आसान है, बहुत समझ में आएगा और बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, तो इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। परीक्षाएं लगभग नज़दीक आती जा रही हैं, तो इसको बहुत केयरफुली आप समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए हमारे सामने ये एक कॉनकेव सरफेस है। हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये है। ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि जो सरफेस है उसका नाम है एस और यहाँ पर आपका पी है और ये हो जाएगा एस डैश। सारी चीज़ें मानने पर ही है। और इधर का मीडियम कुछ और है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कोई सघन माध्यम है, मतलब डेंसर मीडियम है। यहाँ का ग्लास मान सकते हैं या कुछ और मान सकते हैं। इधर का मीडियम कुछ और है, इधर का मीडियम कुछ और है। यहाँ का मीडियम मान लेते हैं हम, इस बेस पर N2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा N1। ये आपका माध्यम 1 है, माध्यम 1, और ये है माध्यम 2। माने मीडियम फर्स्ट है और ये क्या है, मीडियम सेकंड है। ठीक है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, यहाँ का N1 होगा, दूसरे का क्या होगा N2 होगा। देखिए होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाशीय किरण यहाँ से निकलती है। ठीक है, कोई भी एक लाइट रे निकलना स्टार्ट करती है, तो यहाँ से ये निकलती है और सीधे जाती है सरफेस पर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से निकली और सीधे गई वो सरफेस पर पहुंची, रिफ्रैक्टिव सरफेस के पास पहुंची। देखिए आप सारे जानते हैं कि जब ये यहाँ पहुंचेगी तो चूंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा होता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, मतलब प्रकाशीय किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। जो कि उसका मार्ग होगा वहाँ से क्या होगी, वो विचलित होगी। हम मानते हैं कि यहाँ इसका एक पॉइंट सी है। ये क्या है, पॉइंट क्या है, सी है, और इस पर इसका नॉर्मल स्थित है। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब स्थित है। मानने पर है ये कंडीशन, हमने मान लिया है कि ये नॉर्मल इसका यहाँ पर है। ठीक, तो जब कोई प्रकाशीय किरण, देखिए सारे जान रहे हो कि इधर का जो माध्यम है वो विरल है। विरल का मतलब रेयर मीडियम है। इधर का क्या है, डेंसर है। डेंसर का मतलब सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इट मीन्स जो प्रकाशीय किरणें हैं वो अभिलंब की तरफ क्या होंगी, झुकेंगी। अब इसका मतलब हुआ कि ये सीधे जा रही होती तो इनका जो पाथ था वो ऐसे था, इनका रास्ता कुछ इस तरीके से था। लेकिन ये क्या हो रही, थोड़ी सी वेंड हो गई, किधर की तरफ, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी क्या हो गई, मुड़ गई। बात शायद समझ में आ रही होगी क्या कहना। प्रकाशिक किरण गई और यहाँ से इसका रास्ता सीधे था, जाना इसको इधर था, लेकिन चूंकि अपवर्तन की घटना हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी सी बेंड होकर के ये चली आएगी इस साइड। क्लियर है। तो अब अगर एक चीज हम क्लियर करें कि ये नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टिंग रे जा रही है, जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच जो एंगल क्रिएट होता है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, और आर से इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो प्रकाशित किरण जा रही होती है वो और अभिलंब, इन दोनों के बीच में, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्योंकि इंसिडेंस रे ये है और इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई से इसको डिनोट्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। अब देखिए दूसरी जो लाइट रे है वो सीधे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई चली जा रही है। सेकेंड लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई सीधे चली जा रही है। तो चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई जा रही है और ये वाली किरण इधर से होती हुई जा रही है, तो दोनों किरणें देखिए एक दूसरे से बहुत दूर होती जाएंगी। अब चूंकि इसका पाथ ही होगा तो उधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ।
इमेज फॉर्मेशन होने के लिए प्रकाशिक किरणों का एक दूसरे से मिलना आवश्यक होता है। आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब का जो डेफिनेशन दिया गया था वो कहा गया था कि जब कोई प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं तो पहले बिंदु का मतलब जो प्रतिबिंब है वो दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। इट मीन्स यहाँ अगर हम लोग समझना चाहेंगे बेटा तो होता क्या है कि प्रकाशिक किरण इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी, तो दोनों की कंडीशन नहीं दिख रही है कि आगे चल के ये मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे कि जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि आगे प्रकाशिक किरणें मिलती ही नहीं है तो हम क्या करते हैं कि प्रकाशिक किरणों को पीछे लेकर के आते हैं। हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को थोड़ा सा कहाँ करेंगे, पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। ये थोड़ा सा हम कहाँ ले आ रहे हैं इसको, पीछे की तरफ, बैक डायरेक्शन में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लाएंगे तो ये एक दूसरे को इसी पॉइंट पर आकर के क्या कर रही हैं, मिल जा रही हैं। और जिस बिंदु पर मिलती हैं आप सब लोग जानते हो वहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मानते हैं कि वह बिंदु कौन सा था, आई था। जहां से आपका ऑब्जेक्ट चला था उसको हम लोग मान लेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। ठीक, जहां पर ये एक दूसरे को मिल रही मतलब बेंड हो रही थी जिस पॉइंट से, वहां पर हम लोग बोलेंगे उस पॉइंट का नाम मानते हैं। ठीक है, सपोज द पॉइंट इज ए। और हम अपने मन से यहाँ पर एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो कि मुख्य अक्ष पर आकर के मिलती है और उस पॉइंट को हम लोग अपने मन से मान लेते हैं क्या है, एम है। ये और बात है कि अभी बाद में कहा जाएगा कि जो m है वो p के लगभग समीप होता है, अतः इस दूरी को हम लगभग नगण्य मानते हैं, शून्य मानेंगे, इस डिस्टेंस को कुछ नहीं माना जाता है। हम मानते हैं कि जो ये अभिलंब हमने खींचा है इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, h है। सारी चीजें मानने पर है बेटा। फिगर देखिए आपके सामने क्लियर हो रहा होगा कि पहली प्रकाशिक किरण जो गई उसका अपवर्तन हो गया, दूसरी प्रकाशिक किरण इधर से गई सीधे चली गई। अब ये चूंकि एक दूसरे को नहीं मिलेंगी तो उस वाली किरण को जहां से बेंड हुई है उसको पीछे की तरफ लाएंगे। देखिए रचना हमने किया है, रचना वाली लाइन को डॉटेड से डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, और उसको मिला दिया, इस पॉइंट पे आकर के ये मिल रही होती हैं, जहां मिलती हैं वहीं पर वस्तु का क्या बन रहा होता है, प्रतिबिंब बन रहा होता है। आप सारे लोग जानते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ध्रुव से लेकर के यहाँ पोल से अगर आप डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करें, जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिएगा बेटा समझिएगा इस चीज को, जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा है इसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं, और इसको बेसिकली हम लोग यू से डिनोट्स करते हैं। किससे करते हैं, यू से। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग किससे लिख रहे हैं, यू से लिखा। ठीक है, और इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द इमेज, इमेज से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, इसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहां जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू को उस हिसाब से हम लोग रखेंगे फार्मूले में। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए एक चीज लगे हाथ में आपको और बता दूं कि जो भी डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर की जाएंगी, चूंकि ये लेफ्ट हैंड पर है तो सारी डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव में मेजर करेंगे, माइनस में इसको रखेंगे। तो ये वैल्यू भी आपकी माइनस में होगी, ये भी आपकी माइनस में होगी और साथ में ये भी आपकी माइनस में होगी। वस्तु की दूरी माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, वक्रता त्रिज्या माइनस आर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू को हम लोग रखेंगे। ठीक, हम मानते हैं, सारी चीजें मानने पर ही हैं। अभी हम लोग और आएंगे तो हम मानेंगे कि जो इसके बीच का एंगल बन रहा है वो अल्फा है, जो इसके बीच का एंगल बन रहा है वो बीटा है, जो इसके बीच का एंगल बन रहा है वो गामा है। मतलब अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल को मैंने मान लिया है, खुद से ही माना है। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास एक त्रिभुज है, देखिए हम लोग डेरिवेशन को प्रूव करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये था पूरा फिगर की कहानी। अब बेटा ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज ओ ए सी, ध्यान दे, ओ ए सी में, इन द ट्रायंगल ओ ए सी, ध्यान से देखिएगा ओ ए सी है कहाँ, ओ ए सी, इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे कह दूं कि एंगल अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना,
क्यों नहीं है समझाते हैं आपको। देखिए ये त्रिभुज की प्रमेय होती है, नियम होता है कि अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से बना है तो त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल जो होता है बाह्य बने कोण के इक्वल होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल आपका है तो उसके अंदर का अगर कोई कोण बनता है कुछ इस तरीके से, कैसे भी एंगल है उससे नहीं मतलब है, दो अंतः कोणों का योगफल बाहर बने कोण के बराबर होता है। तो ये आपका ट्रायंगल था, ध्यान दें ये वाला पूरा आपका ट्रायंगल था। तो एक एंगल आपका अल्फा बना है, दूसरा एंगल आपका आई बना है, तो आई और अल्फा का जो योगफल होगा वो गामा के इक्वल होगा। इट मीन्स अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा। क्लियर है टॉपिक। अब बताओ जरा कि अगर यहाँ से इससे अगर अल्फा को हम इधर प्लस में अल्फा है इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। और इसको हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। शायद आप इस टॉपिक को क्लियर समझ रहे होंगे। इसी तरीके से बेटा अगर हम एक त्रिभुज और लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, बी ए सी, क्या लेंगे, त्रिभुज हो जाएगा आपका त्रिभुज बी ए सी में। ध्यान दें ट्रायंगल आप कौन सा ले रहे हैं, बी ए सी। तो बेटा देखो बी ए सी को अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो बी ए सी में क्या आएगा। अच्छा एक चीज बताओ जरा कि ये पूरा पूरा एंगल आपका आई था, ये वाला एंगल चूंकि आर है तो क्या ये वाला एंगल आर नहीं होगा। देखिए अगर कहीं इस तरीके से कोई फिगर बन रहा होता है, मैथमेटिक्स की ये भी प्रमेय होती है, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। और ये आपका आर था, ऊपर क्या था, आर था, तो इधर वाला भी तो आर ही होगा। आर इसलिए होगा चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी त्रिभुज की प्रमेय में बताया जाता है। तो यहाँ मतलब ये वाला एंगल अगर आर होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आर होगा। अब इस त्रिभुज में जो अंतः कोण होंगे वो आर प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, गामा। इट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं कि बीटा प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, गामा। समझ में आ रहा है ना, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। अब बताओ बाबू कि अगर हम यहाँ लिख दें कि आर इज इक्वल टू आपसे पूछे तो बीटा इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा, तो हो जाएगा गामा माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बीटा। और इसको हम मान लेंगे कि हमारे सामने कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है टॉपिक। ये एक क्वेश्चन फर्स्ट है, ये एक क्वेश्चन क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो यहां से हमने आई और आर के मान को निकाल लिया। मतलब कहीं ना कहीं से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। क्लियर। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे बेटा तो इसके आगे के क्रम में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम अगर आपको याद हो तो कहा जाता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो नियतांक होता है, वो नियत रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो आपतन कोण की ज्या देखिए लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार या स्नेल के नियम से, कुछ भी लिख सकते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू होता है एन। ठीक है, अब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इस रेफरेंस में साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, n2 अपान n1 होता है। क्या होता है, n2 अपान n1। ये चीजें आप लोग स्नेल के नियम में पढ़ चुके हैं, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो बेटा ये हो जाएगा साइन आई इंटू n1, साइन आई इंटू एन, या यूं कह लीजिए कि n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन आर। क्लियर है टॉपिक। n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ठीक है ना। अब बताओ जरा, हमको ध्यान से समझना, आप ऐसे बताओ जरा कि यहाँ पर आई की कुछ वैल्यू हमको मिली हुई है, यहाँ पर आर की कुछ वैल्यू हमको मिली हुई है, दोनों वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, ठीक है ना। आप बताना जरा कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, देखिए देखिए चूंकि जो एंगल है वो साइन और साइन दोनों तरफ से हटा देंगे, चूंकि ये सूक्ष्म कोण होगा और सूक्ष्म कोण के लिए छोटा छोटा कोण है, इसीलिए यहाँ पर साइन की वैल्यू को नहीं रखेंगे, कट करके दिखाते नहीं है, केवल हटा देते हैं दोनों तरफ से। ये कह देंगे कि जो कोण है वो बहुत छोटा है, सूक्ष्म कोण होने की दशा में साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। ये साइन क्यों हटा आप जान गए ना,
चूंकि सूक्ष्म कोण है, ये छोटा कोण बनता है, ठीक है। तो जो कोण एंगल आपका छोटा होगा तो इट मीन साइन की वैल्यू को हटा देंगे वहां से। अब देखना यहाँ पर N1 आई की वैल्यू क्या दे रखा है, गामा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N2 आर की वैल्यू कितनी दिया है, गामा माइनस बीटा। समझ में आ रहा सबको ना, क्यों भाई, क्लियर है ना। N1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। आई की ये दूसरी वैल्यू आप पूरी ला करके यहाँ पटक दिए, आर की पूरी वैल्यू को ला करके यहाँ पटक दिए, तो N2 गामा माइनस क्या हो गया, बीटा। क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक, आगे बढ़े। देखो बाबू अब क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा N1 गामा, N1 का गामा में कराओ साला गामा हो जाएगा, ई माइनस लगा माइनस लगाओ, N1 का अल्फा में कराओ तो हो जाएगा N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 का गामा में क्या आएगा, N2 गामा माइनस N2 का बीटा में क्या हो जाएगा, N2 बीटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आया सबको ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाबू ये बताओ जरा कि अगर हम दो वैल्यू को एक साथ देख पा रहे हो, यहाँ भी गामा है यहाँ भी गामा है, दोनों को एक साथ करो बाकी सबको किनारे लगाओ। चलिए एक काम करते हैं, इनको इधर ले आओ इनको उधर ले जाओ, तो इनको इधर लाएंगे तो हो जाएगा N1 गामा माइनस N2 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। आएगा भैया कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, समझो भैया। N1 गामा ये है, N2 गामा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ई भाई साहब इधर माइनस में इधर जाएंगे तो प्लस में, बाकी N2 बीटा, ठीक है। अब इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, गामा, तो गामा को हम कॉमन ले लेते हैं, गामा को कॉमन लेंगे हो जाएगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू यहाँ N1 अल्फा और N2 बीटा। सही है, तो मतलब अल्फा बीटा और गामा तीन चीजें आपको मिल गई हैं। इन्हीं तीनों का जो है फार्मूला आपको निकालना है, वही फार्मूला अगर आप निकाल लेते हैं तो मान के चलिए काम हो जाएगा। मतलब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे हम कहें, ध्यान दें, अगर हम आपसे कहें अल्फा इज इक्वल टू सूक्ष्म कोण है तो उसको tan अल्फा भी कहा जा सकता है, छोटा कोण निकालेंगे तो अल्फा अगर हम निकालेंगे भाई, तो अल्फा के केस में tan अल्फा अगर लेते हैं हम, ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं, चाहे तो आप ट्रायंगल ले लें, मैं ट्रायंगल लेकर के आपको दिखाता हूँ। ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, OMA में, त्रिभुज OMA में अगर हम अल्फा इज इक्वल टू कहेंगे तो आप कहेंगे सर tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM, फिगर देखिएगा AM बटे क्या हो जाएगा, OM, क्या होगा, OM होगा, AM बटे क्या हो जाएगा, OM। और ध्यान दो बेटा, जो O से लेकर के M तक की डिस्टेंस है उसे हम O से लेकर के P तक की डिस्टेंस मान सकते हैं। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि हम कहेंगे कि जो खींचा गया अभिलंब का पॉइंट M है वो दर्पण ये सरफेस के जो ध्रुव है उसके अत्यधिक समीप है, अत्यधिक निकट है, इसीलिए इस दूरी को हम नगण्य मानेंगे और हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस OM है वो क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। क्यों होगी समझ गए, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत कम। जैसे सपोज करो बाबू कि दो चीज़ें हैं, ई मार्कर है, ई कौन चीज़ है, ये डस्टर है, तो दोनों को हमने यहाँ रख दिया। अब कोई डिस्टेंस दूसरी जगह से मेजर की जा रही हो, वहाँ बहुत दूसरी मेजर की जा रही हो, तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी मानेंगे। थोड़े बहुत का अंतर जरूर आएगा, लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पास पास हैं, तो लगभग हम मान सकते हैं कि जो डिस्टेंस इसकी है, सपोज करिए इसकी डिस्टेंस आ गई 5.5 और इसकी आ गई 5.4, तो लगभग आस पास हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों एक पर हैं, मतलब 5 पॉइंट बीच में मान करके कह देंगे, या तो 5.5 कह देंगे या तो 5.4 कह देंगे। इट मीन्स इसकी डिस्टेंस क्या मानेंगे, इक्वल मान लेंगे, बराबर, नगण्य मानेंगे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी नगण्य, नगण्य माने कुछ होना है, कुछ ही नहीं है, ठीक है, तो उस दौरान 0 मानेंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर OM की वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, OP मान लेंगे। तो देखना बेटा हो जाएगा AM बटे OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए AM की वैल्यू कितनी दी गई है, H, अकॉर्डिंग टू द फिगर। हमने पहले ही माना था इसकी वैल्यू क्या थी, H थी। OP की वैल्यू कितनी माने भैया, -U, कितनी माने हैं, -U, तो हो जाएगा H अपान -U। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से अगर हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब ये लेंगे समकोण त्रिभुज IMA में, समकोण त्रिभुज IMA में यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू मानेंगे tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही होगा AM,
tan का फॉर्मूला तो लंब बटे आधार, ठीक है। तो हो जाएगा ये लंब कितना है इसका am है और आधार कितना है यहाँ पर im है, क्या है im। तो अभी मैंने आपसे कहा कि im को ip माना जा सकता है क्योंकि ये दूरियां क्या है बहुत कम है एक दूसरे से। तो यहाँ लिख देंगे am बटे क्या हो जाएगा ip। am की वैल्यू कितनी दे रखा है h दे रखा है, कितना a से लेकर के m तक कितना है h है, और i से लेकर के p तक, i से p तक की डिस्टेंस कितनी है v है, वो भी किस में है माइनस में है। आई पी की वैल्यू कितनी है माइनस वी है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब फाइनल जो है आपके पास एक समकोण त्रिभुज और है। समकोण त्रिभुज कौन सा है सी एम ए है, क्या है सी एम ए में। अगर सी एम ए में देखेंगे तो यहाँ का एंगल क्या है गामा है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन गामा। टेन गामा इज इक्वल टू यही परपेंडिकुलर अपान ये क्या बोलेंगे इसको बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए एम है और बेस कितना है इसका भैया सी एम है, कितना है सी एम है। अब बताओ जरा आप लोग कि ए एम बटे सी एम की जगह पर क्या हम सी पी लिख सकते हैं। अब बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना, सी एम की जगह लिखेंगे सी पी लिखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सी पी, इसलिए चूंकि डिस्टेंस क्या है नगण्य मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे उसके बीच की। तो हो जाएगा ए एम की वैल्यू कितनी है वही सेम एच है। सी पी की वैल्यू कितनी है माइनस आर है, कितनी है माइनस आर है। बताओ बाबू इसमें कोई दिक्कत, मतलब अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई, बीटा की वैल्यू इतनी आ गई, गामा की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। ये एच अपान माइनस यू, एच अपान माइनस बी, एच अपान माइनस आर। अब इसी वैल्यू को ला करके हम इसमें रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए वैल्यू हम रख देते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू हम रख रहे हैं, समझिएगा भाई सब लोग, जो वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं उस वैल्यू को पूरा इसी में ला करके रखेंगे। देखिए गामा की जगह क्या रखा हुआ है भाई, गामा की जगह एच अपान माइनस आर है। तो बेटा देखिए हम यहाँ लिख देते हैं एच अपान माइनस आर, और देखो यहाँ क्या लिखा है एन वन माइनस एन टू, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू, देखिएगा अब क्या लिखा है एन वन अल्फा, तो एन वन तो जैसे है वैसे उतार देंगे, एन वन में कोई बदलाव नहीं। और अल्फा की वैल्यू कितने निकाले हैं एच अपान माइनस यू, तो इन टू में हो जाएगा एच अपान माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अच्छा जी, बीच में क्या लगा था माइनस, तो यहाँ का लगा देंगे माइनस। चलिए और n2 लिख देंगे वैसे ही। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है h अपान माइनस बी, तो बीटा की वैल्यू लिख देंगे h अपान में माइनस बी। बताओ वो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। अच्छा अब बताओ जरा कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि माइनस को ऊपर ले जाए तो माइनस एच अपान आर, यहाँ हो जाएगा एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू, देखना इन दोनों में क्या एच कॉमन दिख रहा है, अगर कहो तो एच को हम बाहर कर लें, बल्कि यहाँ से माइनस दोनों को बाहर कर लें, माइनस एच को बाहर कर लें, तो हो जाएगा माइनस एच बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा एन वन अपान यू और माइनस एन टू अपान वी। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, वही चीज़ सेम है जो मैंने अभी कर रखा है। देखो भाई यहाँ से माइनस ये वाला माइनस इसके साथ चला है माइनस एच, ये वाला माइनस इसके साथ चला गया माइनस एच, तो माइनस एच बाहर कर लिया मैंने, यहाँ कर दिया, बाकी अंदर क्या बचेगा एन वन यू माइनस एच एन टू अपान वी, ठीक है ना, क्लियर है। अब बताओ क्या माइनस एच से माइनस एच कैंसिल होगा, हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एन वन माइनस एन टू अपान आर इज इक्वल टू एन वन अपान यू अपान एन टू अपान वी, ठीक है। इसको थोड़ा और ढंग से लिखेंगे भाई तो ये हो जाएगा एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपान आर। एक तो फार्मूला आपका यही होता है, और दूसरा फार्मूला अगर बेटा इसका देखेंगे फाइनल की तरफ बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो फाइनली क्या होता है कि देखो इसमें हम लोग सब में n1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, सबको n1 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं सारे को। तो देखो लिख देंगे n2 अपान, देखो n2 को n1 से डिवाइड कर दिया माइनस यहाँ n1 को n1 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझिएगा, इसको हम n1 के रूप में चेंज कर रहे हैं, फाइनल इक्वेशन तब जा रहे हैं। n2 को n1 से तो n1 को भी n1 से, और अपान में v था अपान में u था, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ऐसे ही n1 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, सबको n1 से करेंगे ना, n1 से, और माइनस यहाँ n2 को भी किससे करेंगे n1 से करेंगे, ठीक है। और यहाँ होल अपान आर था, होल अपान आर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद वाली की वैल्यू को मैं यहाँ दिखा देता हूँ इतने में करके, ठीक है, चूंकि यहाँ फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगा।
देखिए अब भैया बताइए, आप जरा बताइए कि N2/N1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। क्या होती है, n। जैसा कि ओम के उसमें स्नेल के नियम में कहा गया है कि N2/N1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। चूंकि हमको पढ़ाया गया है ना कि sin I/sin r इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो N2/N1 की वैल्यू कितनी होगी, n होगी। और माइनस क्या ये n1 से n1 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो n अपान इसकी वैल्यू हो गई n/v हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1/u हो जाएगा। इधर आ जाओ, n1 से n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस N2/N1, ध्यान दें कितना आया, N2/N1 मतलब हो जाएगा 1 माइनस n, और अपान यहाँ क्या हो जाएगा, r। समझ में आएगा यार? तो हो जाएगा n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस n/r। समझ में आ रहा है नहीं यार भैया? देखिए यहाँ पर जो n2 और n1 का मैटर था, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो N2/N1 का मैटर था, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ बना लिया क्या, n बना लिया। समझ में आई बात नहीं? इसको क्या बना लिया, n बना लिया। और r तो r ही था, तो r को r ही कर लिया। अब कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। तो फाइनल जो आपको फार्मूला मिलता है बेटा, वो क्या मिलता है, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस n/r। अगर आप कहें तो इसमें हम माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो n/v माइनस 1/u, n को कॉमन लेंगे बेटा तो n यहाँ कॉमन हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, n माइनस 1/r। अगर माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये n जो है वो प्लस हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कराओ तो यही आएगा। तो फाइनल आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, ये वाला, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, तीनों ही ठीक ठाक होते हैं। चाहे ये और चाहे ये और चाहे ये, तीनों ही ठीक ठाक होते हैं। और तीनों ही फार्मूले गोलीय अपवर्तन पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब फाइनल जो आपको इक्वेशन मिलेगा, फाइनल जो फार्मूला मिलेगा वो है n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम बन रही हो, किसी से संबंधित कोई टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ केवल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो n-1 है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो n-1 बन रहा है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है बाद में। क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा देखो ये होता कैसे है, यहाँ पर n2-n1 अगर हम लोग करते, क्या करते, n2-n1 करते तो हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाता। क्या हो जाता, आसान हो जाता। मतलब अगर हम यहाँ पर